हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिवेज स्टडी ग्रुप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 31 अगस्त 2023 यानी कि 31 अगस्त 2023 की करंट अफेयर्स। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, विच शिप अंडर प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट हैज बीन लॉन्च्ड रिसेंटली फ्रॉम मुंबई। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए महेंद्रगिरी, ऑप्शन बी शिवालिक, ऑप्शन सी वाक्षी या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी शिप को लॉन्च किया गया है अंडर प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट मुंबई से। अब आप सोच रहे होंगे प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट है क्या, तो मैं आपको बता दूं, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके अंडर 7 शिप्स को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, जिनमें से जो 4 शिप्स हैं उनको एमडीएल कंस्ट्रक्ट करेगा और बाकी जो 3 शिप्स हैं उनको जीआरएससी कंस्ट्रक्ट करेगा। एमडीएल का फुल फॉर्म होता है मजेगॉन डॉक शिप बिल्डर्स और जीआरएससी का फुल फॉर्म होता है द गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। ओके, तो इन दोनों ने 7 शिप्स को कंस्ट्रक्ट करने का प्रोजेक्ट उठाया है जिसका नाम है प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट। इसमें जो फर्स्ट फ्रिगेट है उसका नाम है हिमगिरी। इसको लॉन्च किया गया था दिसंबर 2020 में। इसको बनाया है जीआरएससी ने, ठीक है। और बाकी जो फ्रिगेट्स हैं उनका नाम है नीलगिरी, तारागिरी, उदयगिरी, दूनागिरी एंड विंध्यागिरी। ये टोटल 7 जो हमारे फ्रिगेट्स हैं उनके नेम है। 7th वन इज महेंद्रगिरी, फर्स्ट वन इज हिमगिरी, देन नीलगिरी, देन तारागिरी, उदयगिरी, दूनागिरी एंड विंध्यागिरी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री विल होस्ट द फर्स्ट एडिशन ऑफ ग्लोबल AI 2023 इन अक्टूबर 2023। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी मलेशिया या फिर ऑप्शन डी इंडिया। सो गाइस, योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी इंडिया। Means India will host the first edition of Global Artificial Intelligence 2023 meet in October 2023। ठीक है, इसमें इंडिया से ही नहीं बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड से जो मतलब AI प्लेयर्स हैं, लीडिंग AI प्लेयर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो सारे लोग पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मीट होने वाली है। अगर देखे जाए तो टेक्नोलॉजी के भी पर्पस से देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विच एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम हैज रिसेंटली एक्सीडेड इट्स टारगेट। ऑप्शन ए स्वरोजगार योजना, ऑप्शन बी स्वनिधि स्कीम, ऑप्शन सी NRLM या फिर ऑप्शन डी आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। तो गाइस, और करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। ठीक है, इट हैज सरपास्ड इट्स टारगेट विच अर्लियर वाज 5.85 million employment generation and now it has achieved a target of 7.5 million employment generation। मीन्स कि इसका पहले टारगेट था 5.8 मिलियन लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना और अब उसने इतने लोगों के अलावा मतलब 5.85 मिलियन लोगों को तो उसने एम्प्लॉयमेंट दे ही दी इस स्कीम ने। उसके अलावा इसने एक्स्ट्रा भी एम्प्लॉयमेंट जो है वो प्रोवाइड की है। तो अगर टोटल देखा जाए तो इसने अभी तक 7.58 मिलियन लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी हुई है। तो ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्कीम है, तो इसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। जैसे कि आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, इट वॉज लॉन्च फ्रॉम 1 अक्टूबर 2020। मीन्स इसको 1 अक्टूबर 2020 में लॉन्च किया गया था। इसका एम क्या है? टू एक्सटेंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू द एम्प्लॉयर्स ऑफ एस्टेब्लिशमेंट्स रजिस्टर्ड विद EPFO। मतलब कि जो भी एस्टेब्लिशमेंट्स, जो भी इंस्टीट्यूशंस, या फिर हम एक बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में बोले तो आप एक समझ लीजिए कि जो कोई भी कंपनी है जो कि EPFO के अंडर रजिस्टर्ड है, उसके एम्प्लॉयर्स को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना। अब वो कैसे होगा, एक बहुत ही छोटी से एक एग्जांपल से मैं आपको समझा दे रही हूँ। सपोज एक कोई कंपनी है, उसका नाम है A और एक कंपनी है उसका नाम है B।
ठीक है, यहाँ पे जो है मैक्सिमम 1000 एम्प्लॉयज हैं इसके पास जो काम करते हैं, और ऑप्शन और कंपनी बी जो है उसके यहाँ मैक्सिमम एम्प्लॉय सपोज हैं 2000, ठीक है। कंपनी ए के पास 1000 एम्प्लॉयज हैं, कंपनी के बी के पास 2000 एम्प्लॉयज हैं। तो जो 1000 एम्प्लॉयज हैं मैक्सिमम, वहां पे सपोज 12% जो कंट्रीब्यूशन है पीएफ का जो एम्प्लॉयज देते हैं, और जो बाकी के 12% है जो कि एम्प्लॉयर्स देते हैं, मतलब टोटल 24% हो गया, वो 24% जो है वो गवर्नमेंट बियर करेगी, ठीक है। क्योंकि ये छोटा इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पे 1000 मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, ये क्राइटेरिया है गवर्नमेंट की कि अगर 1000 से कम स्ट्रेंथ है तो वहां का जो एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज का जो कंट्रीब्यूशन है ईपीएफ का वो गवर्नमेंट बियर करेगी। तो यहाँ पे जो टोटल 24% है वो गवर्नमेंट देगी ईपीएफ में, और जो कंपनी 1000 से ज्यादा एम्प्लॉयज को रखती है, या फिर मान लीजिए कंपनी बी ही है जो 2000 एम्प्लॉयज को रखी हुई है, तो यहाँ पे जो 12% एम्प्लॉयज का है उसको गवर्नमेंट बियर करेगी प्रोविडेंट फंड में, और बाकी के जो 12% हैं जो एम्प्लॉयर्स जो हैं वो बियर करते हैं वो एम्प्लॉयर्स ही करेंगे। मतलब अगर देखें तो कंपनी ए का पूरा 24% गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन कंपनी बी का जो एम्प्लॉयज वाला 12% है वो गवर्नमेंट बियर करेगी, और एम्प्लॉयर्स वाला 12% वो एम्प्लॉयर्स ही देंगे। तो ये हमारा ईपीएफ का पूरा फंडा जो मैंने आपको बिल्कुल नटशेल में समझाया है एक लेमैन लैंग्वेज में। अब उसके बारे में हम पॉइंट्स के भी थ्रू पढ़ लेते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो इकोनॉमिक्स के टर्म्स होते हैं या फिर जो डेफिनेशंस होती हैं ना, वो हम रीड तो कर लेते हैं लेकिन हम कॉन्सेप्ट वाइज बिल्कुल क्लियर नहीं होते हैं। तो अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कब गवर्नमेंट जो है वो पूरा एम्प्लॉयज का अपना बियर करती है ईपीएफ, और कब जो है वो 50% बियर करती है ईपीएफ, ठीक है। तो अब हम रीड करते हैं पॉइंट्स को। इसमें थर्ड पॉइंट है, इट कवर्स एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टोटल 24% ऑफ वेजेस for establishment up to 1000 employees, means we are talking about company A. For more than 1000 employees establishments, only EPF contribution of employed 12% of wages are covered, means we are talking about company B. It achieved enrollment of over 7.58 million new employees, surpassing its employment generation target. मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो 5.8 मिलियन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो था ये इसका टारगेट था, जिसको कि इसने अचीव कर लिया, और टोटल अब है 7.58 मिलियन न्यू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज लॉन्च्ड न्यू रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी एक्शन प्लेटफॉर्म मींस RETAP with which country? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी यूएसए, option D Germany. So your correct answer will be option C USA. Means USA और इंडिया ने न्यू रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी एक्शन प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है, ठीक है। और ये किसके तहत लॉन्च किया गया है? स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप के तहत। अब आप सोच रहे होंगे कि स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप ये है क्या? तो ये जो स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप है इसको लॉन्च किया गया था सितंबर 2021 में, ठीक है। इंडिया यूएस इंडिया क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030 पार्टनरशिप के तहत जो ये SCEP है, मींस स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप, इसे लॉन्च किया गया था यूएस इंडिया क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030 पार्टनरशिप के तहत शेयर्ड क्लाइमेट और क्लीन एनर्जी गोल्स के प्रोग्रेस को बढ़ाने के लिए, ठीक है। ये इसके लिए लॉन्च किया गया था। और इसको लॉन्च कब किया गया था? इसको लॉन्च किया गया था सितंबर 2021 में। सितंबर 2021 में इसे लॉन्च किया गया था SCEP को। अब आप सोच होंगे कि क्लीन एनर्जी गोल्स क्या होते हैं या फिर क्लीन एनर्जी क्या होती है।
क्लीन एनर्जी मीन्स बायोइथेनॉल, रिन्यूएबल डीजल, जो कि एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, सस्टेनेबल हो, उसको हम क्लीन एनर्जी कहते हैं। और अगर हम देखें तो इंडिया की रैंक ग्लोबली रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल कैपेसिटी में क्या है, तो वो है 4th। ठीक है, इंडिया की रैंक रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में 4th है, और सोलर पावर कैपेसिटी में भी इंडिया की रैंक 4th है। तो ये आपको दोनों रैंक याद होनी चाहिए, क्योंकि यूपीएससी या कोई भी एग्जाम जो है वो इंडिया की रैंक जरूर पूछता है। और अगर इंडिया की रैंक आ रही है तो इस टाइम क्लीन एनर्जी या फिर रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बहुत ही डिस्कशन चल रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया की क्या रैंक है रिन्यूएबल एनर्जी में और सोलर पावर कैपेसिटी में, और दोनों में ही इंडिया की रैंक 4th है। और वो कौन सी रिपोर्ट है जिसने ये रैंक निकाली है, तो वो है रैंक 21 रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, रैंक 21 रिन्यूएबल्स 2022 ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट। ठीक है, ये एक रिपोर्ट है जिसने कि इंडिया की रैंकिंग निकाली है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया की क्या रैंक है और कौन सी रिपोर्ट है जिसने ये रैंक दी हुई है, तो दोनों ही पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस इससे आते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि जो रीटैप के बारे में बात की गई है वो क्या है, उसकी थीम्स क्या हैं। तो उसका पहला है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जैसा कि आपको पता है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है अभी वर्ल्ड में इतना हाई लेवल का नहीं है, तो उसको बूस्टअप करने के लिए और उसको बढ़ाने के लिए इन दोनों कंट्रीज ने पार्टनरशिप करी हुई है, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए। सेकेंड पॉइंट है पायलटिंग एंड टेस्टिंग ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज। थर्ड पॉइंट है एडवांस्ड ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट। ठीक है, मीन्स कि जो टेक्नोलॉजीज आपको पता है कि इतने एडवांस आ रही हैं, तो उनकी ट्रेनिंग प्रोवाइड करना और उस टेक्नोलॉजी में स्किल को डेवलप करना, ये भी इसकी एक थीम है। चौथा है पॉलिसी एंड प्लानिंग फॉर एडवांसिंग आरईटी एंड इनेबलिंग टेक्नोलॉजीज। मतलब कि जो रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी है उनके लिए पॉलिसी बनाना, प्लानिंग बनाना और उस टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क करना, ये भी इसका एक थीम है। और पांचवा है इन्वेस्टमेंट, इंक्यूबेशन एंड आउटरीच प्रोग्राम्स। ओके, मतलब कि लोगों के यहाँ पहुंचे, इतना इस प्रोग्राम का रीच हो कि लोगों तक पहुंचे, लोग इसके बारे में जाने, ताकि ये काफी एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, सस्टेनेबल हो, जिससे कि हमारा जो गोल है क्लीन एनर्जी का वो हम इजीली अचीव कर सकें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। विच मेट्रो रेलवे हैज ज्वाइंट द एलीट क्लब विथ अदर इंटरनेशनल मेट्रोज। और आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी मुंबई, या फिर ऑप्शन डी बेंगलुरु। सो गाइस योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी कोलकाता। ठीक है, कोलकाता ने जो एक मेट्रो अभी बनाई है, जो कि पहले ये स्टील थर्ड रेल होती थी, अब उससे वो शिफ्ट होके एल्यूमिनियम थर्ड रेल हुई है। मतलब स्टील से शिफ्ट होके ये एल्यूमिनियम थर्ड रेल हुई है, और इसकी वजह से ये जो एलीट क्लब है ना, जिस तरह की लंदन, मॉस्को, बर्लिन, म्यूनिक और इस्तांबुल मेट्रो, उनको ज्वाइन कर ली है कोलकाता मेट्रो। और इंडिया की जो फर्स्ट मेट्रो है वो भी इंडियन रेलवे द्वारा कोलकाता में ही बनाई गई थी 24 अक्टूबर 1984 में। मतलब कि कोलकाता में हमारी पहली मेट्रो आई थी ईयर 1984 में 24 अक्टूबर को। ठीक है, और इसको बनाया था इंडियन रेलवे ने। तो देखिए एक क्वेश्चन से हमें कितने ज्यादा आंसर्स मिल गए कि कौन सी जो सिटी, मतलब कि कौन सी सिटी है जहां पे पहली मेट्रो बनी थी, तो वो है कोलकाता। ईयर हो गया 84। उसके अलावा स्टील थर्ड रेल से शिफ्ट होके एल्यूमिनियम थर्ड रेल पे चलने वाली फर्स्ट मेट्रो इंडिया की कौन सी बनी है, तो वो है कोलकाता। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। विच 100% इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर हैज बीन डिजाइन्ड बाय CSIR सी मेरी। आपके ऑप्शन है प्राइमा ET11, ऑप्शन बी प्राइमा ET100, ऑप्शन सी स्वराज, ऑप्शन डी सोनालिका। सो गाइस योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए
प्राइमा ET11। प्राइमा ET11 जो है वो 100% इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर है, जिसको कि डिजाइन किया गया है CSIR की लैब सी मेरी द्वारा। अब सी मेरी का हम फुल फॉर्म भी जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, तो ये हमने जाना सी मेरी के बारे में। अब हम जान लेते हैं कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है प्राइमा ET11। तो जैसा आप देख रहे हैं ये 100% इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर है। इसका मतलब कि ये एनवायरमेंट फ्रेंडली है, पॉल्यूशन कम होगा। जिस तरह की गाड़ियां जब चलती हैं तो आपने देखा होगा कि इतना स्मोक निकलता है, उसमें पॉल्यूटेंट्स इतने ज्यादा होते हैं, PM बहुत होता है, सल्फर बहुत होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, ऐसे बहुत ज्यादा पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो कि हमारे जो एनवायरमेंट है उसको पल्यूट करते रहते हैं, हमारे पूरे एटमॉस्फेयर को पल्यूट करते रहते हैं। इसलिए उसको कर्व करने के लिए, पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, उसको कर्व करने के लिए इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर बनाया गया है। क्योंकि जो ट्रैक्टर है वो आपको पता है इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री है दोस्तों। तो अगर एग्रीकल्चरल कंट्री है इसका मतलब कि यहाँ पे ट्रैक्टर का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। अगर ट्रैक्टर यूज हो रहा है डीजल वाला, इसका मतलब कि वो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है हमारे एनवायरमेंट को। इसलिए इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर बनाया गया है जो कि कंट्रोल करे चीजों को, एनवायरमेंट को नुकसान न पहुंचे। अब हम आगे पढ़ लेते हैं इसके बारे में भी, प्राइमा ET11 के बारे में। इसमें पहला है दिस इज मेनली टू केटर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, मैं आपको डेफिनेशन बता देती हूँ। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया है इकोनॉमिक्स का। अगर आप देखें तो एनवायरमेंट और इकोनॉमिक्स दोनों से ये टॉपिक डील कर रहा है। स्मॉल फार्मर्स मतलब कि वो फार्मर्स जो कि 1 to 2 हेक्टेयर, ये आप जरूर डेटा याद रखिएगा, 1 to 2 हेक्टेयर के लैंड पे कल्टिवेट करते हैं अपना। और मार्जिनल फार्मर्स वो होते हैं जो कि लेस देन 1 हेक्टेयर की लैंड पे कल्टीवेशन करते हैं। ये डेफिनेशन बहुत बार यूपीएससी में पूछा गया है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मार्जिनल फार्मर्स। मींस द फार्मर्स व्हिच कल्टीवेट in less than 1 hectare of land are marginal farmers, and the farmers who cultivate in between 1 to 2 hectare of land are known as small farmers। ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं और आए हुए भी हैं, तो आपको पता होना चाहिए। अब इसका सेकेंड पॉइंट है अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट दे कंज्यूम 7.4% of our country's annual diesel uses and account for 60% of total agricultural fuel uses। तो मैंने आपको जैसे ही बताया कि इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, तो आप यहाँ पे देखें कि हमारी कंट्री का जो 7.4% एनुअल डीजल यूजेस है वो ट्रैक्टर के थ्रू होता है। उसके अलावा 60% ऑफ टोटल एग्रीकल्चरल फ्यूल जो है वो यूज किया जाता है नॉर्मल ट्रैक्टर के द्वारा। इसलिए प्राइमा ET11 लाया गया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ऑल्सो PM 2.5 एंड NOx मीन्स नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड, X मीन्स एनी वैल्यू, 2, 3 एनीथिंग, और ऑल्सो वेरी हाई फॉर डीजल इंजन। मतलब कि अगर कोई डीजल वाला ट्रैक्टर यूज करता है तो उसमें जो ये पोल्यूटेंट्स हैं वो भी बहुत ज्यादा हाई होते हैं, जैसा मैंने आपको समझाया। This will also help to achieve the target of COP26 Glasgow summit of reducing carbon emissions by 1 billion tons by 2030 and net zero emission by 2070. One of the most important topic for you to study is this. First point and last point most important. इसको आप जरूर याद रखिएगा कि इंडिया का क्या टारगेट है। COP26 ग्लासगो में जो हुआ था उसमें इंडिया का क्या टारगेट था और स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स की डेफिनेशन। तो COP26 में इंडिया ने टारगेट बोला था कि उनका जो कार्बन एमिशन है वो 1 बिलियन टन तक बाय 2030 रिड्यूस कर देंगे, और जो नेट जीरो एमिशन है वो हम अचीव करेंगे 2070 तक। ठीक है, ये इंडिया ने टारगेट अपना सेट किया था COP26 में। तो यही बोला जा रहा है कि ये जो ट्रैक्टर है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्टर है, ये आप देखो इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर, सॉरी,
कि ये जो इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर है वो इंडिया के इस गोल को भी अचीव करने में बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि ये पोल्यूशन को कर्ब करेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। Which ministry has signed memorandum of understanding with National Safai Karmacharis Finance and Development Corporation for 2023 and 2024? Ministry of Social Justice and Empowerment, Ministry of Health and Family Welfare, Ministry of Finance, Ministry of Corporate Affairs. So guys, your correct answer will be option A, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, इस मिनिस्ट्री ने मिलकर नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से मिलकर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। इससे क्या होगा कि जो ये सफाई कर्मचारी होते हैं, मैनुअल स्कैवेंजर्स होते हैं, या फिर हम बोले तो जो वेस्ट पिकर्स होते हैं ना, उनका सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट होगा। उनकी जो फैमिली है जो कि उन पे पूरी डिपेंडेंट होती है, उनका भी अपलिफ्टमेंट होगा, सोसाइटी में भी, इकोनॉमिकली भी वो अपलिफ्ट होंगे। इसलिए ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है इन दोनों के बीच में। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। मान लीजिए एक क्वेश्चन आ गया कि मतलब मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड NSKFDC, इन दोनों ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, और उसका पर्पस क्या है? तो उसका पर्पस यही होगा, सोशो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट, सफाई कर्मचारी, मैनुअल स्कैवेंजर्स और वेस्ट टेकर्स का। ठीक है, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड लैंड राइट्स सर्टिफिकेट्स टू स्लम ड्वेलर्स? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी उड़ीसा। उड़ीसा ने लैंड राइट सर्टिफिकेट जो है वो स्लम ड्वेलर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है। अब उड़ीसा के सीएम कौन है? उड़ीसा के सीएम है नवीन पटनायक। ठीक है, उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, और उड़ीसा की पहली कैपिटल अगर हम बोलें तो उड़ीसा की पहली कैपिटल है कटक। जो लोग उड़ीसा पीसीएस की तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो फर्स्ट कैपिटल उड़ीसा की है वो थी कटक, और 1948 के बाद उड़ीसा की कैपिटल हो गई है भुवनेश्वर। ठीक है, 1948 के बाद। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। Who has released the book 6N Modi? ऑप्शन ए श्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी श्री अमित शाह, ऑप्शन सी श्री जेपी नड्डा, या फिर ऑप्शन डी श्री राजनाथ सिंह। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि जेपी नड्डा जी ने ये बुक रिलीज की है जिसका नाम है 6N मोदी। ये आपको डायरेक्ट वन लाइनर जो एग्जाम होते हैं, वनडे एग्जामिनेशन मतलब जो होते हैं, या फिर कभी कभी एसएससी हो गया, बैंक में ऐसे क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं कि ऑथर्स एंड बुक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो बुक है 6N मोदी उसको रिलीज किया है जेपी नड्डा जी ने। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पीवी संधू इज मेड ब्रांड एम्बेसडर ऑफ विच ब्रांड रिसेंटली? ऑप्शन ए सेंचुरी मैट्रेस, ऑप्शन बी स्लीप वेल, ऑप्शन सी बॉम्बे डाइंग, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए सेंचुरी मैट्रेस। ये डायरेक्ट याद करने का है। ऐसे ब्रांड एम्बेसडर जो बनते हैं उनको बस आपको याद करना होगा कि कौन से ब्रांड का कौन है एम्बेसडर। ठीक है, अब हम फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। अभी हमने करंट अफेयर्स को एमसीक्यूज के थ्रू पढ़ा, अब हम इसके फैक्ट्स पढ़ते हैं। इसमें पहला है फीफा लिफ्ट सस्पेंशन फ्रॉम श्रीलंका फुटबॉल आफ्टर द इलेक्शन प्लेज। जैसा कि अभी हमने 2-3 दिन पहले पढ़ा था कि श्रीलंका फुटबॉल पे बैन लगा दिया गया था, तो अब वही है न्यूज कि फीफा ने वो जो सस्पेंशन है, जो बैन है श्रीलंका फुटबॉल पे, उसको हटा दिया है, उसको सस्पेंड कर दिया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र टॉप्स इन अट्रैक्टिंग मैक्सिमम FDI among all states in first quarter April to June 2023।
ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। अभी रिसेंटली एक फिस्कल इंडेक्स आई थी, उसमें भी महाराष्ट्र ने टॉप किया था। ठीक है, अब आगे देखते हैं। एक्सिस बैंक लॉन्चेस इन्फिनिटी सेविंग्स अकाउंट। जो भी लोग बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो भी बैंक के क्वेश्चंस आते हैं तो ये उनको याद करने की जरूरत है कि कौन से बैंक ने इन्फिनिटी सेविंग्स अकाउंट लॉन्च किया है, तो वो होगा एक्सिस बैंक। अब आगे बढ़ते हैं। IDFC फर्स्ट बैंक गेट्स टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट्स फ्रॉम BCCI फॉर होम इंटरनेशनल सीरीज मैचेस। तो ये भी बैंकिंग वालों के लिए ही है कि कौन सा बैंक है जिसने काम किया है, तो आपको पता होना चाहिए IDFC फर्स्ट बैंक। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो ये हो गया। तो दोस्तों ये थी 31 अगस्त 2023 की करंट अफेयर्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। उसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे फॉलो भी कर सकते हैं। इस करंट अफेयर्स की हमने PDF जो है अपने टेलीग्राम ग्रुप पे फ्री में अपलोड की हुई है, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वो PDF जो है उसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। थैंक यू।